आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे मोशन के बारे में, गति के बारे में। आज उसका सेकंड पार्ट मैं लेकर आया हूँ। सेकंड पार्ट में कुछ डिस्कस करने से पहले मैं मोशन के फर्स्ट पार्ट के जो भी मैंने करवाया उसका रिवीजन जरूर कर लिया है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने मोशन गति पढ़ाई, और गति के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ाया, क्या जानकारी दी गति के अंदर। गति के अंदर सबसे पहले विराम अवस्था, विराम रेस्ट के बारे में बताया। रेस्ट क्या है? रेस्ट एक सिंपल की कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित ना करे, उसे हम विराम अवस्था कहते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पर कोई बॉल पड़ी है या फिर एक किताब रखी हुई है, ये स्थिर अवस्था में, इसके सापेक्ष ये गतिमान नहीं है और ये इसके सापेक्ष गतिमान नहीं है, ये वस्तु इसके सापेक्ष गतिमान नहीं है और ये वस्तु इसके सापेक्ष गतिमान नहीं है, ये विराम अवस्था होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि मोशन शुरुआत करते हैं। विराम अवस्था पढ़ लिया। मोशन दो टाइप्स की देखी थी मैंने, रेखिक गति और उसमें अरेखिक गति। रेखिक गति जो सीधी गतिमान दिशा में मोशन कर रहे हो। विराम अवस्था से एक वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो समय के साथ साथ, तो उसे को ही हम रेखिक गति कहते हैं। मान लो ये एक बिंदु है, ये बी बिंदु है, मुझे यहां से लेकर यहां तक सीधी रेखा में गति कर रहा हूं, और ये कोई मैं बाइक लेकर यहां से यहां तक चला, तो ये जो मैं सीधी रेखा में कोई दिशा चेंज नहीं हो रही मेरी, तो इस स्थिति को हम क्या रेखिक गति कहते हैं। और अरेखिक गति किसे कहते हैं? जब मेरी दिशा चेंज हो, जब मेरी क्या हो, दिशा चेंज हो, या हमारी जो दिशा चेंज हो। अरेखिक मैंने दो टाइप्स के बताए थे आपको। अरेखिक कौन कौन से थे? एक समान गति और एक असमान गति। ये पूरा रिवीजन करवा रहा हूं मैं पिछली वीडियो का, ताकि आप अच्छे से याद करो और रिवीजन कर लो। एक समान गति क्या है? समान समय अंतराल में, समान समय और समान ही दूरी तय करना, समान ही दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाती है। कैसे? मान लीजिए ये ए है बिंदु और मुझे बी बिंदु पर पहुंचना है, और मेरे जो इस अंतराल पर मेरा समय t है, इसी अंतराल पर मेरा समय t है, और इसी अंतराल पर समान समय है, और इस अंतराल पर जो दूरी है वो भी समान है, और ये दूरी भी क्या है? समान है, और ये दूरी भी क्या है? समान है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। उसके बाद में असमान गति क्या है? मान लीजिए मेरा समान समय, तो समय अंतराल तो समान है, किसी वस्तु का समय अंतराल तो समान है, लेकिन दूरी परिवर्तित हो रही है, d1 दूरी से, ये d2 दूरी से, ये d3। इस कंडीशन को हम असमान गति कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमने क्या पढ़ा? डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। भी डायमेंशनल फॉर्म के अंदर 1D पढ़ी, 1V में गति पढ़ा, 1V में गति पढ़ा, 1V में गति, 1V में गति के बारे में जाना, 1V में गति क्या है, और उसके बाद हमने द्विवी में गति के बारे में जाना, द्विवी में गति। उसके बाद हम 3V में गति। इसको मैं एक ही डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये एक्सेस है, ये इस पर बार क्यों लगाते हैं? बार इसलिए लगाते हैं ताकि ये दिशा है, इसमें एक्सेस क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है, दिशा फॉर्म है, और एक जेड एक्सेस, और ये क्या है? वाई एक्सेस। मान लीजिए 1D के अंदर क्या होगा, इस मेरी जो दिशा होगी वो इसी दिशा में होगी, और वाई और जेड को मैं नियत रखूंगा, और जो मेरी जो दिशा होगी और जो मेरी जो गति होगी वो एक्सेस डायरेक्शन में होगी। सीधी रेखा में गमन करती हुई रेलगाड़ी, सीधी रेखा में एग्जांपल लूं तो सीधी रेखा में गमन करती हुई रेलगाड़ी। अब 2D के अंदर क्या होगा? 2D के अंदर मैं इस जेड एक्सेस को नियत रखूंगा, और वाई एक्सेस और एक्सेस इसी में मैंने गति को निरूपित करूंगा, और जब इसके अंदर क्या आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। 2D के अंदर हमेशा जो प्रक्षेप्य जो गति होती है, प्रक्षेप्य गति होती है, वो क्या होती है? 2D के अंदर होती है। इसके अंदर मैं जेड को क्या करूं? नियत रखूंगा। उसके बाद मैंने बात की थी इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी कि अब 3D के बारे में मैंने जानकारी दी थी। 3D क्या है? जब मैं जेड एक्सेस को भी शामिल करूंगा, ये भी दिशा शामिल हो गई, मेरी ये भी दिशा शामिल हो गई और मेरी ये भी दिशा शामिल हो गई। जब ये तीनों दिशाएं
शामिल हो जाए तो उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। अब त्रिविमीय का एग्जाम्पल क्या है? जब पतंग मैं उड़ा रहा हूं या हम जब पतंग उड़ाते हैं तो जब लहराती हुई जो पतंग तेज हवाएं चल रही है और वो लहराती हुई पतंग ही 3D का एग्जाम्पल है। समझ आ गई दोस्तों? अब इसके बाद में हमने 1D पढ़ रहा 1D के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, 2D के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और अब 3D के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस मोशन के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उसके बाद हमने दूरी को पढ़ा, दूरी और विस्थापन पढ़ा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दूरी क्या? दूरी कंपटीशन एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको बताता हूं। कंपटीशन एग्जाम में ये पूछेंगे ये दूरी क्या है? एक सदिश अदिश राशि है, सदिश राशि तो क्या है? ये अदिश राशि है। और ये विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्यों है इसके बारे में बता देता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और मुझे बी तक जाना है और मेरी दिशा ये भी है, मैं इधर इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूं, ये भी मेरा रास्ता और ये भी रास्ता है। ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है। मेरे जाने के 3 रास्ते हैं बी तक पहुंचने के। जब इस कंडीशन में जब मिनिमम जो दूरी होगी ये तो विस्थापन कहलाएगा। मिनिमम दूरी क्या होगी? विस्थापन कहलाएगा। और जो दिशा कुल दूरी क्या है? कुल दूरी। ये कोई सी भी दिशा से मैं जा सकता हूं, इसमें दिशा परिवर्तित हो रही है तो इस कंडीशन को हम दूरी कहते हैं। दूरी क्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकती है? हाँ, दूरी हमेशा 0 नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। और विस्थापन हमेशा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। सदिश राशि होगी, दूरी होगी, एक मैंने रिलेशन भी बताया था दूरी और विस्थापन के बीच में रिलेशन क्या है? दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। अब चाल और वेग के बारे में जानेंगे। चाल क्या है? चाल और वेग। अब चाल के बारे में जानकारी लेते हैं। चाल क्या है? दूरी बटे समय। और इससे हम विमीय सूत्र भी निकाला था, दूरी बटे समय में। इस दूरी को कैपिटल स्मॉल m में मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे और समय को क्या लेंगे? टी में लेंगे। सेकंड मीटर पर सेकंड, ये तो यूनिट आ गई। इसी यूनिट से हम मात्रक निकालेंगे, कैपिटल L और कैपिटल T। तो हमारी विमीय सूत्र क्या है? L इंटू L और T माइनस 1 और T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी चाल की, जो फॉर्मूला है वो दूरी बटे समय है और इसकी विमीय सूत्र ये फॉर्मूला हमारे कंपटीशन में पूछा जाएगा। इसकी यूनिट पूछ ली जाएगी और उसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाएगा। और चाल क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या है? दूरी है। क्या है? अदिश राशि। और वेग क्या है? वेग भी मीटर विस्थापन बटे समय। वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। दोस्तों वेग भी क्या है? विस्थापन बटे समय। जो वेग विस्थापन बटे समय है तो आप पता लग, ये विस्थापन हमने जानकारी ली, विस्थापन के बारे में जाना। विस्थापन क्या है? एक प्रकार से मिनिमम जो दूरी तो है और इसी से हम क्या करेंगे? निकालेंगे, वेग निकालेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मीटर पर सेकंड बनेगा, ये हमारी यूनिट बन गई। और इसी से हम विमीय सूत्र L बटे T बराबर L T माइनस 1 रखेंगे। और ये एक क्या है? सदिश राशि है। जब विस्थापन भी शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है तो वेग भी क्या होगा? ऋणात्मक और पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। अब वेग के अंदर मैंने 2 पॉइंट पढ़े थे, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी और पढ़ी थी हमने। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? आपेक्षिक जो वेग है वो क्या है? आपेक्षिक वेग। मान ली गतिमान कोई कण है, ये v1 के से ट्रेवलिंग कर रहा है और ये v2 वेग से ट्रेवलिंग कर रहा है। गतिमान कण v1 के सापेक्ष v2 का, जब v2 की गति निकालनी हो, v2 की वेग निकालना हो, उसी का हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का एक दिशा में चल रही हो, मान लो ये एक दिशा में और ये दोनों एक ही दिशा में, v1 चाल से और ये v2 चाल से, तो ये हमेशा क्या होगी? घटेगी, v माइनस v2। और जब विपरीत दिशा में तो v1 प्लस v2 होगा। अब इसके बाद में हमने पढ़ा त्वरण के बारे में। त्वरण देख लेते हैं फटाफट, हम त्वरण भी देख लेते हैं। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन के बारे में
देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, ये क्या है? एक्सीलरेशन हमारा वेग है। वेग भी दो, अब जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम एक समय के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तभी हमारा क्या कहला त्वरण आता है। और त्वरण निकालना, त्वरण क्यों निकाला गया, त्वरण का जरूरत क्या पड़ी हमें? त्वरण मान लीजिए ये v1 है, समय में जब परिवर्तन हुआ v1 चाल से और v2 चाल से चल रहा है, और ये जो समय में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है वही क्या होगा, कितनी तेजी से वेग में परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब त्वरण दो प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक त्वरण पढ़ा था हमने, धनात्मक त्वरण, और एक ऋणात्मक त्वरण। क्या पढ़ा? ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मंदन कहते हैं। प्लेटफॉर्म पे कोई बस है, यहां से चलनी शुरू हुई तो इसका जो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ये इसका जो वेग है वो बढ़ रहा है। जैसे वेग बढ़ेगा उसको हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। और जैसे बस स्टॉप आ गया और ये जब चलती चलती गाड़ी हम जब ब्रेक लगाएंगे और यहाँ पर आके रुकेगी, रुकने की कंडीशन में क्या होगा? मंदन उत्पन्न होगा। और जब मंदन उत्पन्न होगा तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं, जब इसके अंदर हम बात करें सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ा। सदिश राशि क्या होती है और एक अदिश राशि के बारे में जाना और उसमें प्रतिश राशि के बारे में जाना। अदिश राशि क्या? इसमें परिमाण व दिशा की जरूरत होगी, इसमें सिर्फ परिमाण और इसमें कुछ भी नहीं, ना परिमाण होगा ना ही दिशा होगी, ना ही हम परिमाण से निरूपित करेंगे ना ही हम दिशा से निरूपित करेंगे। और ये सदिश राशि के अंदर एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे? त्वरण हुआ, ये भी एक सदिश राशि है, और एक वेलोसिटी भी सदिश राशि है, और ये जो हम द्रव्यमान कहते हैं और ये दूरी है ये क्या है? अदिश राशि है। और प्रतिश राशि में कौन सा? जड़त्व आघूर्ण। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिखाए थे और आप अच्छे से नोट डाउन कर लो उसको। जड़त्व आघूर्ण होगा, अपवर्तनांक हुआ, प्रतिबल हुआ और विकृति हुई, ये प्रतिश राशि है। पूरे मोशन के अंदर हम द्रव्यमान और वेट के बारे में बात कर रहे हैं, भार के बारे में बात कर रहे हैं। ये वेट और भार के बारे में कल अंतर बताया था आपको। भार क्या है? मान लीजिए ये मार्कर है और मार्कर में जो संचित ये पदार्थ से बना हुआ है, मेटेरियल से बना हुआ है, ये जो अपने आप में जो संचित परिमाण होता है उसे क्या होता है? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान कहते हैं। क्या ये अपने द्रव्यमान का कहीं भी परिवर्तित हो सकती है? नहीं हो सकती। मान लीजिए यहाँ इस अर्थ के अंदर जब ये मार्कर और हम इसको दूसरे प्लानेट में अगर लेके चले जाएंगे तो भी इसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा जो भार है, भार क्या है? वेट, भार, ये भार हमेशा परिवर्तित होगा। हमेशा याद रखना, ये भार है वो हमेशा परिवर्तित होगा और ये द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होगी। ये शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, और ये शून्य हो सकता है। और ये mg शून्य कब होगा? mg जब मुक्त अवस्था से किसी वस्तु को नीचे छोड़ दिया जाए। अर्थ है धरती, पृथ्वी से कोई छोटी सी ऊंचाई पर अगर मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए। मुक्त अवस्था क्या है ये थोड़ी देर में जब गुरुत्व के अधीन जब गति होगी तब मैं बताऊंगा आपको। और ये भार को हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये क्या है? g है, और g क्या है? गुरुत्व त्वरण है। इतना मैंने आपको कल पूरा डिटेल से बता दिया था। अब हम बात करेंगे, आज जो नई वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए, इसके अंदर हम बात करेंगे लिफ्ट के अधीन गति, फिर उसके बाद हम गुरुत्व के अधीन गति की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक विमीय गति के समीकरण। गति के समीकरण हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है साइंस के अंदर। रेलवे के कंपटीशन एग्जाम में हमारे ये गति के नियम काम आएंगे, लेकिन इसको मैं ड्राइव सिर्फ एक ही करूंगा आपके सामने। पीछे से कैसे लिया गया, ये क्यों जरूरत पड़ गई इसकी बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले गति के तीन समीकरण होते हैं। पहली समीकरण है v बराबर u प्लस at, दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों अब यहाँ पर u क्या है, v क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। u यहाँ पर क्या है? u है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v यहाँ पर वस्तु का अंतिम वेग है, और उसका जो s है वो वस्तु की दूरी है, और यहाँ पर a है वस्तु का एक समान त्वरण। एक विमीय गति के समय ये पहली समीकरण मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये पहली समीकरण से ही ये दूसरी आई और तीसरी आई, लेकिन ये पहली समीकरण निकालने का तरीका क्या है?
मान लीजिए एक कोई वस्तु है जो u प्रारंभिक वेग उसका u है। अब आप बोलोगे यहाँ से प्रारंभिक वेग 0 क्यों नहीं लिया, ये भी एक सवाल आ सकता है आपके दिमाग में, लेकिन हम u लेंगे क्योंकि अगर प्रारंभिक वेग 0 ले लेंगे तो उसका वेग में जो परिवर्तन हो उसके लिए इस कंडीशन को निकालने के लिए हमें एक टर्म याद रखना पड़ेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में क्या है परिवर्तन है, बटे क्या है समय। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। ये आगे जो भी हम जितने भी हम गति के समीकरण दूसरी और तीसरी निकालेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब u वेग है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है v। अब वेग में परिवर्तन कितना हो, मान लीजिए मैं यहाँ वेग में परिवर्तन 0 कर दूं तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन निकाल नहीं पाएंगे हम। तो अब बात करें सर ये v और t के बीच में जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें t क्या है, t यहाँ पर क्यों लिया, v यहाँ पर क्यों लिया। t हमेशा इस दिशा में एक्सिस डायरेक्शन में है, t लेटी हुई जो रेखा होगी उसके अंदर हम समय को इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी टर्मिनोलॉजी है, कोई भौतिक राशि है जो समय है वो हमेशा डिपेंड नहीं होनी चाहिए किसी और पर। समय किसी पर डिपेंड नहीं, ना मेरे पर ना आपके। तो इस कंडीशन को हम हमेशा डिपेंड जो नहीं होगी वही हम यहाँ पर लेंगे और जो डिपेंड होगी वो यहाँ पर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, अब देखो प्रारंभिक वेग और ये क्या है अंतिम वेग, तो v माइनस u वेग में परिवर्तन क्या, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, समय क्या है t है और त्वरण क्या है a है। तो इस समीकरण, ये समीकरण हमेशा याद रखना है आपको। ये समीकरण आपके आगे वाली जो इक्वेशन सोल्व करोगे ना तो भी काम आएगी। तो a बराबर क्या है at, t इधर आ जाएगा, at बराबर v माइनस u और u बराबर क्या है v बराबर क्या है u प्लस at। और यहाँ पर क्या होगा, u क्या है प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है और a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम है। तो इसी के साथ हम गति के पहले समीकरणों को निकाल, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम दोस्तों। और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको इसी को सबको एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि ये आपके हमारे कंपटीशन एग्जाम में आने की आएगी नहीं ये चीजें। ये एक बेसिक मैंने थोड़ा सा बता दिया कहाँ से ये आया, ड्राइव कर दिया है। अब हम बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति। गति के समीकरण से हम गुरुत्व के अंतर्गत गति भी ज्ञात करेंगे। गुरुत्व के अंतर्गत जो गति करेंगे, जो हम एक विमीय गति जो निकाली थी उसके अंदर हम क्या परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए u बराबर v बराबर u प्लस at जो एक विमीय समीकरण है, पहली समीकरण v बराबर u प्लस at। इसके अंदर गुरुत्व के अंतर्गत गति होगी। गुरुत्व मुक्त अवस्था होती है। मुक्त अवस्था क्या होती है, मान लीजिए को एक पेन है इस धरातल से छोटी ऊंचाई पर जाकर मैंने इसको अच्छे से मूव कर दिया, छोड़ दिया, तो ये मुक्त अवस्था से नीचे की तरफ जाएगी और गतिमान करते हुए नीचे जाएगी। जो जिस त्वरण से वो जाते हैं उसको g कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुरुत्व त्वरण। तो ये जो a है, जो हम एक विमीय गति के अंदर हम a को लेते हैं तो एक सरल रेखा में गतिमान है। लेकिन अब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर जा रही है। इस कंडीशन में हम a को क्या लेंगे, g लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे, a को हम क्या लेंगे, ये देखो दोस्तों a को हम g लेंगे। अब जब नीचे की तरफ जा रही है तब वस्तु के संपर्क में आने से पहले मान लीजिए जो धरती के संपर्क में आएगी वो वस्तु ऊपर से नीचे जा सकती है और नीचे से ऊपर फेंक देते हैं। तब इस कंडीशन में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तब वैल्यू g की जो है माइनस g लेंगे और जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। g की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब ये इक्वेशन वेग से एक इसमें कंडीशन अलग अलग है। मान लीजिए u वेग से किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। अब जब ऊपर की तरफ फेंकता है तब इसके अंदर u को तो हम मान लेते हैं प्रारंभिक वेग उसका कितना होगा और अंतिम वेग कितना होगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये मार्कर है, मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंका। जैसे ही मार्कर मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो इसके अंदर मूवमेंट हुई। मूवमेंट होने से इसका मोशन शुरू होगा तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। जैसे ही नीचे से ऊपर जा रहा है इसका मतलब मोशन, प्रारंभिक वेग तो इसको कुछ ना मोशन दिया तभी तो वो ऊपर की तरफ गई है। तो प्रारंभिक जो वेग होगा वो हमेशा क्या होगा, u लेंगे। जब अंतिम वस्तु पर जाकर, अंतिम पॉइंट पर जाकर, अंतिम ऊंचाई पर जाकर जब वस्तु यहाँ पर जाके वो धीमी धीमी होती है, यहाँ पर एक स्थिति पर जाके वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तब हम v की वैल्यू क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, 0 लेंगे। अब जब दूसरी इक्वेशन क्या है, v बराबर क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, v बराबर दोस्तों v बराबर इसकी इक्वेशन क्या आएगी, v बराबर आएगी दोस्तों
अब गुरुत्व के अंतर्गत गति हमने समझाया कि v इसकी समीकरण क्या बनेगी, u प्लस gt बनेगी। और इस h वाला जो h s की जगह मैंने लिया, मान लीजिए जो s है वहां पर हम क्या लेंगे, h लेंगे और a यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है। इस समीकरण में हम पुट करेंगे और h की वैल्यू जो आएगी वो v स्क्वायर बराबर 2g होगी। इस समीकरण में मैं इस वैल्यू को रखूंगा। u की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, जब अधिकतम ऊंचाई पर समय के साथ, और जो g की वैल्यू है, सॉरी अब हाँ थोड़ा देख लो ध्यान से, थोड़ा सा मैं भी कुछ कंफ्यूज हो गया, सॉरी। अब h की इसमें समीकरण रखेंगे और h की जो मैक्सिमम जो ऊंचाई आएगी वो v स्क्वायर बटे 2g आएगी। और इस समीकरण में रख लो इसको, इस समीकरण को ले सकते हैं हम। और इस समीकरण रखने पर हमारा जो v होगा वो 0 हो जाएगा और u की वैल्यू आ जाएगी, h की जो मैक्सिमम जो हाइट आएगी वो आएगी h इसमें, और u की और मैक्सिमम जो टाइम आएगा वो इस समीकरण से आएगा। अब यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ने पर, मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने h ऊंचाई से छोड़ दिया गया, तब हमारी जो v होगी, जो अंतिम स्थिति होगी वो v क्या है, 0 होगी। और जो a होगा वो g होगा। और वैल्यू जो इस a की वैल्यू, v की वैल्यू और u की वैल्यू इन समीकरणों में रखने पर हमारे गुरुत्व के अधीन ये तीन कंडीशन उत्पन्न होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब तीन गेंदों को समान चाल से फेंकने पर क्या होगा, मान लीजिए एक नीचे की तरफ u नीचे की तरफ जा रहा है और इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया और इसको मैंने सामने की तरफ फेंक दिया, तो वो धरातल पर पहुंचने में जो समय लगेगा वो हमेशा समान चाल से पहुंचेगी। और इसकी जो कंडीशन है टाइम के साथ, वो हमारा t3 बराबर t1 प्लस t2 है। और ये जब कंपटीशन में ये क्वेश्चन नहीं आता, इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बन सकता है, या तो एक में समीकरण समझेगा या फिर गुरुत्व के अध्ययन अंतर्गत जो गति होगी उसके सापेक्ष समझेंगे। अब हम बात करेंगे लिफ्ट में जो गति, अब हम बात करेंगे लिफ्ट की गति। हमने गुरुत्व के अधीन जो अंतर्गत जो गति है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लिफ्ट की गति। लिफ्ट की हम रोजमर्रा जिंदगी में हम किसी भी एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर जाते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं हम किसी बड़ी बिल्डिंग में, तब हमारी जो गति होती है वो कैसी होती है। इसके अंदर 3-4 पॉइंट है, उसको पॉइंट को थोड़ा सा देख लो। जब स्थिर हो, मान लीजिए वो चल नहीं रही हो, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, वो स्थिर अवस्था में और मैं उसके अंदर खड़ा हूं या हम जब खड़े रहते हैं, तब उस कंडीशन में हमारा जो भार होता है, हमारा जो वेट होता है वो कितना होता है। यहाँ पर आर क्या है इसके बारे में जानो। ये लिफ्ट की जो ऊपर की ओर प्रतिक्रिया जो बल लगा रहा है, मान लो यहाँ पर मैं बॉडी पर खड़ा हूँ और खड़े नीचे की तरफ एक भार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जी है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसके बदले में मेरे का वेट उत्पन्न हुआ, भार हुआ। और वो जो भार लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ, ये रस्सी है वो लिफ्ट ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। नीचे की तरफ अगर mg है तो ऊपर का एक प्रतिक्रिया बल और लगेगा, और इस प्रतिक्रिया बल लिफ्ट लगाई और प्रतिक्रिया बल को ही क्या करेंगे, आर कहेंगे। अब ये a तो यहाँ पर लिफ्ट का त्वरण होगा और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम बात करेंगे। अब ये वास्तविक भार क्या है, वास्तविक भार जो अब जो मेरे रियल जो वेट है, जो मेरा रियल वेट है लिफ्ट के अंदर कितना होगा, वो वास्तविक भार है। जब कोई लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है नीचे की ओर, एक आभासी भार भी उत्पन्न होता है। आभासी भार एक कल्पना, काल्पनिक क्या होती है। अब संपर्क सतह पर व्यक्ति पर लगाई गई एक प्रतिक्रिया को वस्तु का आभासी बल कहते हैं, या आभासी भार कहते हैं, सॉरी आभासी भार, क्योंकि mg है। अब ये 3-4 पॉइंट इसके अंदर नोट डाउन करने हैं। जब स्थिर अवस्था हो तब r बराबर हमेशा क्या होगा, mg, और f बराबर क्या होता है, मैंने बताया बल क्या होता है, F बराबर ma। बल आगे टॉपिक इसके बाद मौसम के बाद मैं बल ही लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे इसके बारे में आपको, ठीक है। उसके बाद जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब क्या होगा, मान लीजिए लिफ्ट है, ये जब ऊपर की अवस्था में जा रही है, और जब ऊपर की अवस्था में ये लिफ्ट जा रही है, मान लीजिए लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो F बराबर हमारा जो न्यूटन साहब क्या कहते हैं, F बराबर क्या होता है, ma। जब F बराबर m है तो ये प्रतिक्रिया बल, ये भी तो बल फोर्स लगा रहा है पूरा, जब नीचे की तरफ जाने जाए वो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और F क्या ऊपर की तरफ लग रहा है, और R प्रतिक्रिया बल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर, F क्या है, अब प्रतिक्रिया जो R है जब ऊपर की ओर जा रहा है, और R माइनस mg, ये क्या है इसका लिफ्ट का बल है, इस लिफ्ट पर जो बल लग रहा है वो है, और ये किसके बराबर है, ma के बराबर। मैं mg को इधर लेके आया, ma प्लस mg, और m को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कॉमन है, तो r बराबर क्या होगा, mg प्लस a। जब क्या है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, आज जो आभासी भार होगा, हम जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तब आभासी भार हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमेशा कंपटीशन में आता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तब आभासी भार ग्रेटर देन
वास्तविक भार होगा या फिर आभासी भार लेस देन वास्तविक भार के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। फिर आप जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, मान लीजिए अब त्वरण क्या है, ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है, जब ये त्वरण से जब नीचे की तरफ आ रही है, ये लिफ्ट जब अब ऊपर जाने की बजाय क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, जब नीचे की तरफ आ रही है तब उसमें प्रतिक्रिया बल, उसमें जो एफ है वो फोर्स कैसे लगेगा, जो आर है वो ऊपर की तरफ है तो आर और एम जी है वो नीचे की तरफ जा रही है। जब एम जी जब नीचे की तरफ जा रही है तब उस कंडीशन में F बराबर m ए के इक्वल क्या रखेंगे, F बराबर mg माइनस r रखेंगे। और mg माइनस r क्या है, क्योंकि जब फोर्स mg है वो ज्यादा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ दिशा में, जब नीचे की तरफ है तो ये बड़ा मान होगा, तभी तो वो वस्तु नीचे की तरफ जा रही है, तभी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। और जब mg माइनस r बराबर ma होगा और ये r की जो वैल्यू आएगी वो mg माइनस ma, इस कंडीशन में वास्तविक भार हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। उसमें हमारा जो वेट होगा, रियल जो वेट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि हमें एहसास होगा कि हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं हमारी वेट की वजह से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये आभासी जो भार होगा वो कम होगा। इसका चौथा जो कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन हमेशा ही कंपटीशन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आप नोट डाउन कर लो। जब रस्सी एकदम से टूट जाए, मान लो वो नीचे की तरफ आ रही है, वो रस्सी टूट गई एकदम से, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो लिफ्ट के त्वरण के इक्वल हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण और लिफ्ट के त्वरण के इक्वल होएगा तब तो दोस्तों हमारा जो आर है, जो हमारा जो प्रतिक्रिया जो बल है जो लिफ्ट ऊपर की तरफ लगा रहा है वो हमारा हमेशा शून्य होगा, जीरो होगा। ये हमारी जो कंडीशन है ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आती है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, तो हो गया, ये चौथा हो गया। अब पांचवें की बात करते हैं। जब एक समान वेग से, मान लीजिए अब इसमें एक क्रोनोलॉजी है, एक समान वेग से, पहले हम एक समान वेग से नहीं आए, जब एक समान वेग नहीं ले रहे थे, हम अब लेंगे एक समान वेग से जब नीचे जा रही हो, जब एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, तब हमारा जो वास्तविक भार होगा वो इक्वल होगा r बराबर m। मतलब अब ये स्थिर अवस्था में जो मानते हैं ना, जो स्थिर अवस्था में जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन ये होगी। अब उसका छठा पॉइंट एक यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। छठा, जब a ग्रेटर देन g हो जाए तब क्या होगा, जब लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, लिफ्ट का जो त्वरण है वो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये क्या, जो बंदा है ना, जो भी हम जो इस लिफ्ट में होंगे तो हमारा जो सिर है ना एकदम से ऊपर जाके टकरा जाएगा। इस लिफ्ट के जो छत होगी ना, उस लिफ्ट के ऊपर जाकर हमारी जो छत पर हमारा जो सिर है उस पर टकरा जाएगा। ये छठा कंडीशन है, ये कंडीशन भी कंपटीशन में आता है, ये आप नोट डाउन कर लो। अब हम आगे चलते हैं और प्रक्षेप्य गति के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जब कोई एथलीट है वो भाला फेंकता है, या फिर कोई वायुयान में कोई किसी भी पत्थर को मैं फेंक दूं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा। और उसके बाद में अगर बात करें कोई गेंद, अगर मान लो मैं गेंद प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंक दूं, या फिर कोई बल्ले से मैं किसी को हिट करूं बॉल को, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में 6 में जाता है, या फिर छक्का जब लगता है उससे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। फिर उसके बाद बात करूं जब बंदूक से छोड़ी हुई जो गोली होगी वही प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसके बाद मान ली कोई थीटा एंगल पर मैंने ना कोई भी किसी वस्तु को थ्रो कर दिया, वे कर, ये जो क्षैतिज प्रांत है और ये क्या है ऊर्ध्वाधर, ये एक्सिस दिशा में और ये हमेशा 2D डायमेंशन में होगा। क्या होगा, 2D एक द्विविमीय गति होगी। ये मैंने पहले एग्जांपल बता दिया आपको। द्विविमीय गति कौन सी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति होती है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक उड्डयन काल होता है और एक होता है अधिकतम ऊंचाई होती है। कैसे निकालते हैं इसमें, क्षैतिज प्रांत कैसे निकालते हैं ये थोड़ा जानते हैं। ये जो दिशा है ना, ये मान लो इस दिशा में अगर कोई वस्तु जा रही है तो ऊर्ध्वाधर इसमें दोनों हम लेंगे, और जब ऊर्ध्वाधर होगा तो u वेग से इस वेलोसिटी इधर यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर u वेग से अलग होगा, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये क्षैतिज वेग है, ये क्या दोस्तों क्षैतिज वेग, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। क्षैतिज वेग है u, और ये जो ऊर्ध्वाधर वेग है u sin थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग। अब ये उड्डयन काल क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वस्तु है, मैंने इसको प्रोजेक्टाइल किया और उसको एक दिशा से दूसरी दिशा में थ्रो किया, तब ये जो मैक्सिमम जो दूरी जो ट्रेवलिंग कर रही है, मान लो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई कितनी है इसकी, और यहाँ पर इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है, इसका जो लगा समय, जो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रेवलिंग कर रही है, और इसमें जो लगा समय, उड़ने में जो समय काल लगा, उड़ने में जो समय लगा, एक जगह एक प्लेटफॉर्म से लेकर एक एयरपोर्ट से लेकर दूसरे एयरपोर्ट तक जाने में जो जिस हवाई जहाज को जो ट्रेवलिंग उड्डयन काल लगता है या समय जो लगता है उड़ने में, उसी को उड्डयन काल कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है इसको आपको सीधा याद रखना है,
और इससे बेस्ट क्वेश्चन है होंगे वो आपको लगाने हैं। जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब उस समय मैं सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अब अधिकतम ऊंचाई क्या है, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पर जाकर, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर तो अधिकतम ऊंचाई तो होगी, उसके बाद वो नीचे आने शुरू होगी। एक ऐसी दिशा होगी जहाँ पर अधिकतम पॉइंट पर पहुंचेगा वो कण और उसके बाद नीचे आएगा। कोई वस्तु जब अधिकतम ऊंचाई के निकालने का फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, साइन थीटा है ऊर्ध्वाधर की ओर, मैक्सिमम ये क्या है मैक्सिमम है ना, तो ये ऊर्ध्वाधर वेग होगा। उसका 2g, g क्या है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद क्षैतिज परास कैसे निकालते हैं, क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला सीधा सा है, क्षैतिज वेग जो क्षैतिज दिशा में हम वेग को फेंकते हैं और उड़ान का समय, उड़न काल, भाई यहां से लेकर यहां तक जो उड़ने में जो समय लगा उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपी गति कहते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका क्षैतिज वेग क्या है u sin थीटा, देखो u cos थीटा है, क्षैतिज वेग क्या है u cos थीटा इनटू उड़ने का समय जो है 2u sin थीटा मल्टीप्लाई क्या है 2u, ये थोड़ा नीचे है थोड़ा ध्यान दे दो, अब 2u sin थीटा, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा बड़े नहीं है, ठीक है, 2u sin थीटा बटे g। जब u cos थीटा और 2 cos sin थीटा होता है, इस बारे में ये जो sin 2 थीटा कहां से आया ये थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। तो ये देखो 2 sin थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये u है, और ये जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है ये डिनोमिनेटर में हम पढ़ेंगे, ये हमेशा क्या होता है sin 2 थीटा होता है। क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये sin 2 थीटा आ गया, u स्क्वायर बटे g इसका फॉर्मूला हो गया। अब जब मैक्सिमम निकालना हो भी ऐसे, जब मैं इसको भेज रहा हूँ या किसी बॉल को एक जगह से लेकर दूसरी थ्रो करता हूँ या फिर जो प्रक्षेपी गति से भेज रहा हूँ या प्रक्षेपी गति देता हूँ उस वस्तु को, तब वो मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी, जब जिसमें वो मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उसमें कितना एंगल से फेंकूं जिससे वो मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचा, ये एंगल कितना है थीटा है, इस बात में थोड़ा। तो मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगी, जब हमारा जब एंगल 45 डिग्री होगा तब हमारी जो बॉल है या फिर हम कोई वस्तु को थ्रो कर रहे हैं वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी। और उसका अधिकतम ऊंचाई का ये क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन पूछता है कि मैक्सिमम ऊंचाई पर h मैक्स कितना होगा, rx मैक्स कितना होगा, r/4 बराबर u स्क्वायर बटे 4g। ये हमेशा याद रखना है, ये आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट लिख लो और अच्छे से लाल पेन में लिख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये प्रक्षेपी गति हो गया। अभी हमारा जो टॉपिक है वो मोशन कंप्लीट हो चुका है, मोशन का दूसरा पार्ट था ये। और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेरा बल रहेगा, फोर्स होगा। थैंक यू टू ऑल। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।